नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि बिहार एसएससी, एसआई, पुलिस इत्यादि के लिए जो क्लास चलाई जा रही है, जिसके तहत टोटल 40 वीडियो आएगी, इसमें से 9वीं वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 8 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। अब आप साइंस स्ट्रीम की क्वेश्चन जो है लास्ट में देखेंगे, वीडियो के लास्ट में देखेंगे। जब आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रकार के प्रश्नों को देख लेंगे तो लास्ट में साइंस के अलग से 10-12 प्रश्न आप देखेंगे पर डे। ठीक है भाई, ताकि साइंस जो है आपका अच्छा खासा कवर हो जाए, क्योंकि इसमें साइंस के लेवल अच्छे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले अगर आपको हमारे किसी भी पेड पीडीएफ जो हमने पास्ट में चलाया है या फिर जो सीरीज आप वॉच कर रहे हैं, इनके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। जैसे ही लिंक क्लिक करेंगे आपको व्हाट्सअप पे ले जाएगा। आपको व्हाट्सअप पे पीडीएफ लिख के सेंड करना है, आपको जवाब दिया जाएगा। वहाँ से सारे पीडीएफ के बारे में, है ना, एक मैसेज के द्वारा, ग्रीटिंग मैसेज के द्वारा बताया जाएगा। आप जो भी सेलेक्ट करके लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को में शामिल भारतीय धरोहर तथा उनकी सम्मिलित होने वाले वर्षों के साथ मिलान कीजिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल भी 2 साइट को यूनेस्को में चिन्हित किए गए हैं, है ना। तो आपके जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बिहार के जो एग्जाम होने वाली है उसमें कि फला जो है धरोहर कब शामिल किया गया, तो है ना। तो सिर्फ लेटेस्ट ही नहीं देखना है, कुछ पुराने भी देखने। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, महाबलीपुरम, भीमबेटका, हम्पी का खंडर, पट्टाकल का स्मारक। ये अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ये अमुक चीज कहाँ स्थित है। जैसे हम्पी का खंडर कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में है, कई दफा पूछे गए हैं। भीमबेटका का गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो जो महाबलीपुरम का स्मारक है ये आपको कब शामिल हुआ है, 1984 में शामिल हुआ है। भीमबेटका का गुफा 2003 में शामिल हुआ है। हम्पी का खंडर ये आपका 1986 में शामिल हुआ है और पट्टाकल का स्मारक 1987 में शामिल हुआ है। ठीक है, ये वेल आपका जो है बढ़िया मैच किया गया है। साथ में 1987 में होगा पट्टाकल का स्मारक। नीचे आंसर भी दिया गया है, आप मिला सकते हैं। तो ऐसे जो है आप मिला लेंगे, है ना। कहने का मतलब है कि जो हमारे 42 साइट है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया, तो पहला 4 आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। बात आती है कि सबसे पहले यूनेस्को में किसे शामिल किया गया, इंडिया के धरोहरों में, है ना। तो इंडिया के धरोहर में से 4 धरोहर को पहली बार शामिल किया गया। ये कौन है, ताजमहल है, आगरा का किला है, अजंता की गुफा है और एलोरा की गुफा है। ये चारों को 1983 में शामिल किया गया था। 1983 हमारे लिए काफ़ी लकी है इंडिया के लिहाज से। 1983 में देखिए यूनेस्को में 4 जो है साइट को जगह मिल गया। इसके अलावा 1983 में हमने पहली बार कपिल देव की अगुवाई में वर्ल्ड कप जीत लिया था। 1983 में, है ना, चिल्का झील को रामसर साइट में शामिल की गई थी, ऐसी जो है ना। इसके अलावा 3 चीज़ यहाँ पे आपने देखा 1983, तो एक ही साथ आप इन तीनों को याद रख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा यूनेस्को की स्थापना, अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन आती है कि ये जो आगरा की किला है इसका निर्माण किसने करवाया है, तो आगरा का किला का निर्माण जो है अकबर ने करवाया है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ताजमहल कहाँ है, आगरा में, ये आप सभी जानते हैं। और एक ताज महोत्सव जो आपका उत्तर प्रदेश आगरा में ही होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। अजंता की गुफा ये आपका, और एलोरा की गुफा, ये दोनों के दोनों आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा यूनेस्को की स्थापना कब होती है, 1945 के अंदर होती है। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस के अंदर है। ठीक है भाई, पेरिस फ्रांस। इसके अलावा 2000, अच्छा पेरिस से भी क्वेश्चन बन रहा है आपका। 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगी या फिर ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक होगी, दोनों पेरिस के अंदर होगी। और शीतकालीन 2026 में होगी ओलंपिक, वो आपका कहाँ पे होगा, इटली में होगा। 2021 में 2 साइट को शामिल किया गया था। कौन कौन सा, एक रंगप्पा मंदिर और एक धोलावीरा, है ना। और अभी 2023 में 2 साइट को और शामिल किया गया है, शांति निकेतन और होयसल के मंदिर समूह। देखिए, मैंने आपको यहाँ से भी क्वेश्चन अलग से निकाल के दिया था कि होयसल की मंदिर की समूह जो है कितने जगह स्थित है, तो बताइएगा 3 जगह। होयसल के जो मंदिर स्मारक है वो कितने जगह है, तो 3 जगह है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन पड़ेंगे, बहुत ही जटिल है ना। इसके अलावा रंगप्पा मंदिर, धौलावीरा 2021 में, और इस बार शांति निकेतन। शांति निकेतन के संस्थापक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्हें भी ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। हालांकि इनके पिताजी ही यहाँ से जो है मतलब स्टेप लिए थे, लेकिन जो मुख्य संस्थापक के नाम आता है, जब भी आंसर माना है रविंद्रनाथ टैगोर को ही माना है, तो आप भी रविंद्रनाथ टैगोर ही याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई। धौलावीरा से भी अपने आप में क्वेश्चन बन रहा है। धौलावीरा क्या है, ये हड़प्पा कालीन साइट है जो इंडिया के गुजरात में स्थित है और एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पे खेल के मैदान का साक्ष्य मिला है हड़प्पा कालीन स्थल से। ठीक है, जो प्ले ग्राउंड होती है ना, इसके साक्ष्य धौलावीरा से ही मिला है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा कि वैदिक मंत्रों या
भजनों, जो मंत्र होता है वैदिक काल में या भजन होता है, उनके जो संग्रह होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो इनको संहिता कहा जाता था, है ना। क्या कहा जाता था? संहिता कहा जाता था। वैदिक काल में गाय को क्या कहते थे? अधन्या कहा जाता था, मतलब न मारने योग्य। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा वैदिक काल में गाय ही सबसे बड़ी पूंजी हुआ करता था, है ना। तो वैदिक काल में राजा को गोपति कहते थे, गोपति। और धनी व्यक्ति को क्या कहते थे? धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? धनी व्यक्ति को, तो धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, गोमत। और जो राजा होता था उसे गोपति कहा जाता था, यानी गाय की पति, गाय का स्वामी। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वैदिक काल में राजा के द्वारा वसूल की जाने वाली जो टैक्स होता था, राजा टैक्स वसूल कर रहा है तो किससे वसूल करेगा भाई? जनता से वसूल करेगा, सिंपल सी बात है, प्रजा से वसूल करेगा, है ना। तो ये जो टैक्स वसूल करता था उसे वली कहा जाता था, वली, वली, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कई दफा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। इसके अलावा वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का। आपको याद होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसे हम दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, इंडस वैली को। इसके अलावा आपने कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कांस्य की जो बात है ना, ये यहीं से आया है, तांबा से। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, वैदिक लोग भी सर्वप्रथम तांबा का ही इस्तेमाल किया था, है ना। इसके अलावा वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मैंने आपको बताया था कि वेदत्रयी में इन 3 को शामिल किया गया है, चौथा को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है भाई, वेदत्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आता है। इसके अलावा आपने बचपन से पढ़ते आया है कि जो भी है ना जादू टोना वशीकरण, है ना, जो भी है ये अथर्ववेद में है। लेकिन कभी आपके एग्जाम में ये आ जाए कि यज्ञ के जो कर्मकांड है उसका वर्णन किस वेद में है, तो यजुर्वेद में बताइएगा। जो यज्ञ होता है वो जनरली अच्छे कर्मों के लिए किया जाता है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो पॉजिटिव चीज है। तो इसकी वर्णन जो है आपको यजुर्वेद में मिलेगा, ना कि अथर्ववेद में मिलेगा। ठीक है, सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और ऋग्वेद सबसे पुरानी वेद है, ऋग्वेद की अपनी अलग विशेषता है। ऋग्वेद में बहुत सारे चीज का वर्णन मिलता है, दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है, ये सब आपको यहाँ से देखना है। गायत्री मंत्र वगैरह की वर्णन भी आपको ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी को जो है एक बार उल्लेख किया गया है, सबसे अधिक बार सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में और भी कुछ है क्या? गायत्री मंत्र बता ही दिया। इसके अलावा ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं ना उसे होत्र कहा जाता है या होता कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब आती है बात पुराण की, है ना। सबसे पहले पुराण कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं, वेदांग 6, पुराण 18 और उपनिषद 108, इस प्रकार से होते हैं। तो पुराण में जो है इन सभी पुराणों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। आपसे पूछा जाता है कि ये मत्स्य पुराण किस शासक को इंगित करता है या रिलेट करता है या किसके बारे में जानकारी मुहैया करवाता है? तो बताइएगा आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन के संस्थापक कौन थे? सिमुक। और इसके जो बढ़िया राजा हुए, मतलब फेमस, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, और ये फेमस किस लिए है? सीसा के सिक्का चलाने हेतु। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो इस स्लाइड से आपने इतना सीखा। अगर अच्छा लगा है भाई तो लाइक जरूर करें। इसके अलावा फीना वर्ल्ड कप एक्वेटिक चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ है? फीना जो एक्वेटिक होता है तैराकी वाला, तो ये आपका कतर में हुआ है। कतर में 2023 में और कुछ हुआ है क्या? नहीं। इसके अलावा कतर में 2022 में जरूर हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, जो मेन वाला फीफा था ना, ये 2022 में कतर में ही हुआ था, जहां पर विजेता अर्जेंटीना और उपविजेता आपका फ्रांस बना था। ठीक है, अब 2026 में मैक्सिको, यूएसए और कनाडा में होगा आपका फीफा मेन वाला। फिलहाल मैं फीफा से हट के आता हूं। साउथ ईस्ट एशियन गेम 2023 कंबोडिया, और एगो सिर्फ एशियन गेम है। ठीक है, एगो सिर्फ एशियन गेम है। तो एशियन गेम में एशिया के मोस्टली सभी देश भाग ले लेते हैं। तो ये चीन में हुआ है 2022 वाला, 2023 में करवाया गया है चीन के गुंझाओ में, जहां भारत को 107 पदक मिला है और अब तक का सबसे अच्छा सफर रहा है। और ये जो मेन वाली एशियन गेम है, इसकी शुरुआत 1951 में हुआ और भारत के दिल्ली में ही हुआ था। फिर भारत में 1982 में भी कराया गया। ठीक है, और ये आपके जो स्लाइड में आपको लिख जो मैं रखा हूं, ये साउथ ईस्ट एशियन गेम है। साउथ ईस्ट मतलब जो एशियान वाली कंट्री है उसके जो ये वाला, देखिए भारत यहाँ पे है और भारत के लिहाज से ये साउथ ईस्ट, इधर वाली जो देश होंगे ना, ये वाले आपके इस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कंबोडिया में हुआ है। इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ है? तो बुडापेस्ट में हुआ
हुआ है। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका के ओरेगन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के ओरेगन में हुआ था। ये पढ़ते रहोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो इतना खेल है कि आदमी कंफ्यूज कर जाता है और इसी का फायदा एग्जामिनर उठाता है। ठीक है मेरे भाई। कॉमनवेल्थ गेम 2022 ये कहाँ पे? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, CWG। इसमें भारत को जो है अच्छा चौथा रैंक मिला था और पहला रैंक किसे मिला था? ऑस्ट्रेलिया को मिला था। कॉमनवेल्थ गेम से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहली बार कब हुआ और कहाँ हुआ? तो 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुआ। भारत कब से भाग लेते हैं? 1934 इंग्लैंड से भाग लेते हैं। आखिरी बार कब हुआ? 2022 में, तो इंग्लैंड में हुआ। अगली बार कब होगा? 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगी। ये सब कॉमनवेल्थ गेम की कहानी है। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम से एक और क्वेश्चन आते हैं कि इस गेम को पहले क्या कहते थे? तो ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। इसके अलावा जो 37वीं राष्ट्रीय खेल हुआ 2023 में, ये कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ है। ओवरऑल में जो आपका यहाँ पे जो सबसे टॉप लिस्ट में रहा वो कौन रहा? तो यहाँ पे महाराष्ट्र रहा। कौन रहा? महाराष्ट्र। मैंने इस पे कल जो वीडियो बनाया था वहाँ पे बता दिया था। महाराष्ट्र सबसे टॉप में और दूसरा स्थान सर्विसेज टीम को मिला है। इसमें मोगा शुभंकर था। गोवा के 5 शहरों में कराए गए थे। ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक सेकेंड, 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश। विजेता कौन रहा था भाई? 5वीं खेलो इंडिया, तो यहाँ भी महाराष्ट्र ही विजेता रहा था। इसके अलावा 3री खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश 2023 में। विजेता कौन रहा था? पंजाब यूनिवर्सिटी। एशियन गेम 2022 जो 2023 में कराए गए कहाँ पे? चीन के गुंजवाओं में। बता दिए भारत को 107 पदक मिला। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप भारत के झारखंड में हुआ है। विजेता भी भारत ही रहा है। इसके अलावा जापान को हरा के प्रथम जनजातीय खेल 2023 कहाँ हुआ है? उड़ीसा। और ओवरऑल कैडर में विजेता कौन रहा है? तो उड़ीसा राज्य ही रहा है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जीडीपी के गणना करते समय यहाँ पे गाना लिखा गया है। गाना नहीं गाना है भाई, कैलकुलेशन यहाँ पे मुझे लिखना है। गणना करते समय किस प्रकार की वस्तु को जो है ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं। तो जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंट्री में, तो जो मध्यवर्ती वस्तु होती है उसको हम गणना नहीं करते हैं। मध्यवर्ती मतलब समझ गए ना? एक तो रॉ मटेरियल होता है और प्रोसेस होने के बाद जो बीच में और भी कुछ लगते हैं, या फिर जो बीच वाला यानी पूर्णतः तैयार नहीं हुआ है, तो ऐसे वस्तु को हम गणना नहीं करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो इसमें गणना क्यों नहीं किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको एसएससी ने अभी हाल में पूछा था कि जीडीपी के गणना करते समय मध्यवर्ती वस्तु को गणना क्यों नहीं करते हैं। देखिए, मैं कोई भी बात ऐसे हवा में नहीं बोलूंगा कि यहाँ आया था वहां आया था। मैं जो बोलूंगा ऑथेंटिक बोलूंगा। आप हर एक बात को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो जीडीपी में मध्यवर्ती वस्तु को गणना नहीं करते हैं, ये इसलिए नहीं करते हैं कि मान लीजिए कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा है ना 5 वस्तु बनाने हेतु, उसमें से आपने है ना 5 वस्तु बना भी लिए है ना, तो इस बीच में 4 वस्तु बना लिए हैं, एक वस्तु आपने बचा हुआ है। तो ये जो मध्यवर्ती अभी पूरा तरीके से बना नहीं है, अगर इसको भी कैलकुलेट किया जाए और जब आपने 5वां वस्तु बना लेंगे तो भी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो एक ही वस्तु की 2 बार न गणना हो जाए, इस रिपीटेशन से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है जब हम जीडीपी की गणना करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए। आपके पास 5 वस्तु की रॉ मटेरियल है, आपने 4 वस्तु प्रोड्यूस कर लिया है, बना लिया है, एक वस्तु बीच में जाके रुका हुआ है, अभी बना नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी 4 वस्तु को ही गिनती करना है और इंतजार करना है जब ये बन जाएगा तब गणना करेंगे। नहीं तो अभी अगर मैं ये बीच वाले को भी गणना कर लूं और जब फिर आप बना लोगे तो फिर से एक गणना, तो 5 वस्तु की जगह 6 गिना जाएगा। समझ रहे हैं बात? इसीलिए गणना नहीं किया जाता है, इस रिपीटेशन को रोका जाता है। आई होप आप अपने भाषा में समझ गए हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर दागेगा तो आप एग्जाम अच्छा से ऑप्शन देख के आंसर दे पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जीडीपी क्या होती है? जीडीपी बता रखे हैं कि किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और जो सेवा होता है, जैसे कोई नौकरी कर रहा है, सेवा दे रहा है, तो एक तरीके से वो भी देश के जीडीपी में ग्रोथ करवा रहा है। ठीक है, तो सभी वस्तुओं के वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम जो मौद्रिक मूल्य निकल के आएगा है ना, तो उसे हम कहते हैं उस देश का जीडीपी है ना। इसके अलावा
एक होता है जी आपका एनडीपी, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो जब जीडीपी में से आप डिप्रिसिएशन घटा देते हैं, मूल्यह्रास को घटा देते हैं, तो जो आपका आंसर निकलता है वो होता जाता है एनडीपी। एनडीपी भी कई बार पूछे गए हैं। एक आपका जीएनपी होता है, मैं न जाने कई दफा आपको बता चुका हूं और कई दफा आपके एग्जाम में रिपीट होते जा रहे हैं इस बात को, है ना। तो आपको जरूर एक बार जेहन में बैठा लेना है कि जीएनपी क्या होता है ना। तो जीएनपी क्या होता है कि जीडीपी अभी आपने समझ लिया, इसमें एक्स को जोड़ के मैंने एम घटाया है आपके सूत्र में। तो एक्स क्या होता है कि देशी नागरिक के द्वारा विदेश में जाके जो धन अर्जन करता है उसको हम जीडीपी में जोड़ देते हैं, और विदेशी नागरिक के द्वारा जो हमारे देश में आके धन अर्जन किया जाता है उसको हम घटा देते हैं, तो हमारा निकल जाता है जीएनपी। ठीक है। अब एक पूछा जाता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात पूर्णतः बंद हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्लोज इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमी माफ कीजिएगा, है ना। तो ये बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब देखिए जरा सोचने की बात है कि अगर आपके देश का मान लीजिए 2 मिनट के लिए हमारा देश में बंद अर्थव्यवस्था चल रहा है, ना किसी से लेना ना किसी को देना, है ना, तो जीडीपी और जीएनपी में कोई फर्क रहेगा क्या? बताइएगा जरा सोच के। इसीलिए बंद अर्थव्यवस्था वाले देशों में जीडीपी और जीएनपी बराबर होता है ना। जीडीपी और जीएनपी बराबर होता है ना। तो सोचिएगा जरा इस बात को कि कैसे होता है ये। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की लिंगानुपात कितनी थी? तो बिहार की लिंगानुपात 918 है। याद करके जरूर रखिएगा। बिहार के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में सीट, लिंगानुपात, जिला की संख्या, ये सब जरूर है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना, ये सब और क्या है ही, है ना। और ज्यादातर तो कुछ है ही नहीं, पूसा में है। और एक आपका कहाँ पे ज्यादा वर्षा होता है, कहाँ कम वर्षा होता है, कौन से जिला उत्तर प्रदेश से लगते हैं, पश्चिम बंगाल से लगते हैं, झारखंड से लगते हैं, नेपाल से लगते हैं, बिहार कितने राज्यों के साथ छूता है ना। ये सब भी आपको याद रखना है बस, और क्या रखना है। थोड़ा सा जो अवध के नवाब वगैरह हैं उनके बारे में, है ना, जो बक्सर की युद्ध वगैरह हुआ, ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। और क्या है, बिहार से अगर बिहार की एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन पूछता है। मैंने भी 2-3 बार एग्जाम दिया है ना। मैं फिजिकल में लटक गया मेरे भाई, नहीं तो आज मैं भी कहीं एसआई होता। और सच बताऊं तो दिल से इच्छा ही नहीं था, नहीं तो फिजिकल कोई बड़ी बात नहीं है, 4 लेने के बाद हो जाती है। मैंने कभी तैयारी ही नहीं किया क्योंकि मैं आधा अधूरा में रह गया, नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखा एग्जाम इतने नहीं पूछे जाते हैं बिहार से क्वेश्चन, मुश्किल से 2 से 4। ठीक है भाई, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। बिहार की लोकसभा की सीट कितनी है? 40। राज्यसभा कितनी है? आपका 16। इसीलिए 56 इंच की सीना जब पहली बार मोदी का सरकार बना था बिहार में। फिलहाल तो अभी मोदी बाबा का नहीं है। इसके अलावा बिहार 2011 जनगणना के अनुसार तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी बिहार है। आपसे अभी 2-3 दिन पहले ही एक एग्जाम अभी कौन सा चल रहा था, दिल्ली पुलिस, उसमें पूछा गया था कि 10 करोड़ी जनसंख्या वाला इंडिया में कितने राज्य है, तो मात्र 3 है अकॉर्डिंग टू 2011। अब पता नहीं, अब 2021 में बढ़ गए हो तो बात अलग है भाई, है ना। 3 से चौथा हो जाएगा क्योंकि चौथा के होड़ में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो 10 करोड़ी में 3 गो था, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। बाद बाकी 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाले सभी स्टेट 2011 में थे। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली की बात अलग हो जाएगा, दिल्ली की बात अलग हो जाएगी क्योंकि वो राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या आपकी सिक्किम के है, दूसरा सबसे कम मिजोरम में था उस समय। इसके अलावा मोहम्मद गोरी को 1178 ईस्वी में किस महिला ने पराजित किया था? देखिए मोहम्मद गोरी से काफी क्वेश्चन आते हैं, तराइन की लड़ाई सबसे ज्यादा आता है इनसे रिलेट करके, तो मैंने थोड़ा और डीप जाके एक अच्छा क्वेश्चन खोजा है। रानी नाइकी देवी, है ना, मोहम्मद गोरी को 1178 में हराया था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एक रानी गेंदुल्यू मैं उस दिन बताया था जिसे नागालैंड की झांसी की रानी कहा जाता है, जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा मोहम्मद गोरी को 2 प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाई के लिए हम ज्यादा जानते हैं। तराइन की 2 लड़ाई 1191 और 1192, दोनों में सेम कैरेक्टर होते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गोरी, है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब और मोहम्मद गोरी, है ना। तो पहले वाले में जो है चौहान साहब की विजय होती है, दूसरे वाले में गोरी की विजय हो जाती है। ये स्लाइड में ये चीज लिखा गया है। इसके अलावा मोहम्मद गोरी को हराने वाला प्रथम शासक कौन थे? तो बघेल भीम, है ना। अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद गोरी भारत में सबसे पहले किससे हारा, तो बघेल भीम से हारा था। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। भारत में गोरी ने पहला हमला कब किया था? तो 1175 मुल्तान पर। आजकल मुल्तान आपके कहां पे है? मुल्तान का सुल्तान आप सभी जानते हैं, वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। ये पाकिस्तान में है लेकिन अखंड भारत में, ये भारत में ही था। इसके अलावा भारत में जो मुस्लिम की सत्ता है, जो इस्लाम की जो सत्ता है, ये कब से कायम हुई ऐसा माना जाता है? तो बताइएगा कि जो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई उसके बाद, है ना,
जो इस्लामी सत्ता है इसका सिलसिला चालू हुआ था। इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन हाल फिलहाल में ही पूछे गए हैं कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया है कि इस्लामी सत्ता का प्रचलन किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ, तो तराइन के युद्ध, दूसरी युद्ध के परिणाम स्वरूप। ठीक है मेरे भाई, नहीं तो अरब आक्रमण तो 712 में ही हुआ था दाहिर के समय, आपने याद होगा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, लेकिन वहां से सिलसिला नहीं, मेन सिलसिला यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की, देखिए यहाँ पे पतंग लिखा है, पतन है ना, विजयनगर साम्राज्य की पतन जो है, ठीक कर देंगे हम, 1565 तालीकोटा का युद्ध माना जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे, तो बताइएगा मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। जब मोहम्मद गोरी को लगा कि अब बस समाप्त, तो सब चीज दोरी डंडा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिए, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में सल्तनत की जो है प्रथम वंश, गुलाम वंश या ममलूक वंश की स्थापना करे। हालांकि ज्यादा दिन नहीं रहे, 4 साल के बाद जो है स्वर्ग सिधार हो गए, 1206 से 1210 तक ही रहे, लेकिन एक अच्छा शासक में गिनती किया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, इसके अलावा अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के दरबार, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और अल बरूनी रह के जो है एक इतिहासकार का रोल निभाया, एक अच्छे कवि का रोल निभाया, है ना। और ये जो है आपका मोहम्मद गजनवी, आप सभी समझते हैं कि ये किसका रोल निभाया। ठीक है, तो अल बरूनी की एक किताब है किताब उल हिंद, इसको पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जरूर ध्यान रखिएगा, अल बरूनी ने लिखा था, ये बहुत बड़े विद्वान थे। इनके अलावा वैसा वन जो चक्रवात के विरुद्ध एक दीवार का काम करता है, आप क्या कहेंगे। ऐसा एक वन होती है, कैटेगरी होती है वन की, जब चक्रवात आती है तो अवरोध पैदा करता है और हमारी रक्षा करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। ये वन है मैनग्रोव वन। ठीक है भाई, ये कौन सा वन है, मैनग्रोव वन है। मैंने आपको बताया है कि सभी तटीय राज्य में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं लगभग। तटीय राज्य मतलब, है ना, माफ कीजिएगा दोस्तों, सर्दी है ना। तो ये जो आपका तटीय राज्य होती है ना, अपने पास 9 तटीय राज्य हैं, है ना। केंद्र शासित प्रदेश को अगर छोड़ा जाए तो 9 तटीय राज्य हैं, इनमें आपको मैनग्रोव वन जरूर पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो इसे ज्वारीय वन भी कहा जाता है मैनग्रोव वन को। ये एक दलदली वाला वन होता है, सभी तटीय राज्यों में लगभग पाए जाते हैं। तो ये जो मैनग्रोव वन है, जब चक्रवात आती है तो एक अवरोध का काम करता है। कैसा काम करता है, अवरोध का काम करता है। इसके जड़ जो है लगभग, इनके जो पेड़ पौधे होते हैं हमेशा पानी में डूबे हुए होते हैं और दलदली बड़ा प्रकार का होता है ना। इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा जो है, ये बहुत बड़े मैनग्रोव का उदाहरण है। भारत में इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा भी है सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इसके अलावा बजट 2023-24 जिसमें हम अभी जी रहे हैं, इसमें एक योजना चलाया गया निर्मला सीतारमन के द्वारा, मिष्टी योजना, जो मैनग्रोव को बढ़ाने से जो है संबंधित है आपका। इसके अलावा भारत में अधिकांश भाग पे कैसा वन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाले समय में। आपने मिट्टी बहुत खेल लिया कि भारत के अधिकांश भाग पे कैसा मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है ना। तो आपने ऐसा भी क्वेश्चन आने वाले समय में आप जरूर देखोगे कि भारत के अधिकांश भाग पे किस प्रकार के वनें पाई जाती हैं, तो आप बताओगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन हर एक बच्चा देखा है ना। आपके दरवाजे पे कोई पेड़ होगा, वो भी पर्णपाती वन के ही मैक्सिमम उदाहरण होते हैं, जैसे शीशम वगैरह का आप बारी बारी में होगा, है ना। तो आप देखते हैं कि पेड़ पत्ता झड़ जाता है और फिर पत्ता आता है ना। तो इसे पर्णपाती वन कहते हैं कि एक ही साथ पत्ता गिरा देना फिर एक ही साथ पत्ता आना, तो इसे पर्णपाती वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किसे कहते हैं, जिसमें किसी में फल लग रहे हैं, किसी में फूल लग रहे हैं, कोई पत्ता गिरा रहा है, कोई पत्ता आ रहा है, कोई में कलश आया है, तो क्या होता है कि हमेशा हरा भरा दिखता है, इसीलिए इसी नाम के आधार पर इसका नाम है एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसमें वर्षा की लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, मैक्सिमम वर्षा होता है 200 सेंटीमीटर से अधिक सालाना वर्षा होता है औसतन, है ना। और जो पर्णपाती वन है, यहाँ 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। देखिए मीटर तक और मीटर तक से अधिक में बहुत फर्क है ना मेरे भाई, है ना। तो जो 200 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा तो वो कहाँ होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। और 200 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा होता है तो क्या होता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। उसके बाद मरुस्थलीय वन है, जहाँ 50 से 100 तक वर्षा होती है सालाना सेंटीमीटर में, तो ये सब अलग बात हो जाएगी, है ना। मरुस्थलीय वन जो जहाँ पे कटाली झाड़ी वगैरह आपको पाया जाएगा। इसके अलावा वर्ष 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था, संविधान सभा का सुझाव एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था, एम.एन. रॉय। इसके अलावा संविधान सभा की बैठक से काफी सारे क्वेश्चन आपके बिहार सरकार ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 46 को। इसमें एक ही चीज पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब। इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर से बैठक होता है। इसमें परमानेंट अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद साहब को चुना जाता है, ठीक है। इसके अलावा उसके 2 दिन के बाद संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, किसके द्वारा,
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया और पूछे भी जाएंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था संविधान सभा के समक्ष, तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कब किए थे? 13 दिसंबर 1946। तीनों में दो दो का गैप है, 9, 11, 13। ठीक है, इसके अलावा प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य हुआ करता था, 6+1 है ना, 6 गो सदस्य और 1 गो जो है अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर साहब। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि जो प्रारूप समिति के 7 गो सदस्य थे उसका मैक्सिमम नाम कृष्ण भगवान के नाम से मिलता है। ठीक है, तो जब भी आपको कभी क्वेश्चन पूछे तो देख लीजिएगा, जैसे माधव वगैरह नाम है कृष्ण का, कृष्णा नाम है, तो छांटिएगा है ना, तो आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम नाम जो है, एक खैतान साहब को छोड़ दे तो मैक्सिमम नाम कृष्ण भगवान के नाम के ऊपर इनमें नाम मिलता है। इसके अलावा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। इत्तेफाक से आज का ही वो दिन है ना, आज ही है 26 नवंबर मेरे भाई, अभी तुरंत क्लिक हुआ, मुझे तो आज का डेट ही नहीं याद था, बताइए। इसके अलावा संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ये आप सभी जानते हैं। और ये क्यों लागू किया गया था कि जो लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो उसकी डेडलाइन जो है 26 जनवरी था, है ना। तो उस दिन हम जो है अनौपचारिक रूप से हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो उसी को याद को तरोताजा करते हुए जो है 1950 में 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया। ठीक है, वैसे झंडा सबसे पहले फहराने का रिकॉर्ड जो है 1907 ईस्वी में मैडम भिखाजी कामा के नाम है, जो जर्मनी की धरती से झंडा फहराई थी। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत के संविधान दुनिया में सबसे बड़ी लिखित संविधान है। जो प्रकृति कैसा है, इसका नेचर कैसा है, तो भारतीय संविधान का नेचर कैसा है कि अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है ना, कि भाई कठोर भी है और लचीला भी है, ऐसा नहीं कि पूर्णतः रिजिड ही है। इसके अलावा मांडवी समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? इतिहास गवाह है, बिहार के एग्जाम में आपका मुद्रा आएगा, राजधानी आएगा और एक समुद्र तट आएगा, एक किताब आएगा। ये चारों तो फिक्स रहते हैं आउटर वाले सिलेबस के नाम, है ना। इसके अलावा जो पॉलिटी, ज्योग्राफी वो तो रहना ही है। तो मांडवी समुद्र तट किस राज्य में है भैया? तो ये गुजरात में है। देखिए, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मांडवी नदी के किनारे पणजी शहर है जो गोवा का राजधानी है, तो सही सोच रहे हैं, लेकिन मांडवी समुद्र तट भी है जो गुजरात के अंदर स्थित है ना। गुजरात में एक शिवराजपुर तट भी है जो BSSC CGL 3 में पूछा गया था। इसके अलावा वर्तमान में भारत के 12 समुद्र तट है जिसे ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। अब ब्लू फ्लैग क्या होता है मैं बता चुका हूं, एक ऐसा बीच जो पर्यावरण के अनुकूल हो, साफ सफाई हो, उसे जो है एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। जैसे आपको फसाई जो है खाद्य पदार्थ को सर्टिफिकेट देता है ना, ईगो मार्क, एक मार्क आप समझते हैं, तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि बीचेस के लिए जो है, बीचेस मतलब भूत भी होता है, वो वाला बीच नहीं, घूमने टहलने वाला, मजा करने वाला बीच, तो ऐसे बीच को जो है ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है। इंडिया में अभी 12 है, जिसमें तुंडी और खिदमत ये सबसे नया बीच है जिसे ब्लू फ्लैग दिया गया था पिछले साल। इसके अलावा घोघला द्वीप, ये दीव में है, दमन और दीव वाले में। कासरगोड और पद्दू बिदरी ये कर्नाटक में है। राधानगर बीच काफी बार पूछे जाते हैं, अंडमान निकोबार में है। गोल्डन बीच काफी बार पूछे जाते हैं, उड़ीसा में है। ऋषिकुंडा ये आंध्र प्रदेश में है। और आपने अभी ऊपर में देखा शिवराज, और आपका शिवराज जो है शिवराजपुर, उसे भी मिला है ब्लू फ्लैग, लेकिन मांडवी को नहीं मिला है ना। तो मांडवी गुजरात में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पहले मैरीना बीच पूछा जाता था, आप लोग सभी जानते हैं। इसके अलावा गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। और पणजी किस नदी के किनारे? मंडवी नदी के किनारे। सभी तटीय राज्यों में गोवा की तटरेखा सबसे लंबी है। तटीय राज्य कितने हैं अपने पास? 9 है। और गोवा की सबसे छोटी तटरेखा की लंबाई है, ध्यान रखेंगे, है ना। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितने है? 7516.6 किलोमीटर, है ना। गोवा से एक क्वेश्चन एक बार एग्जामिनर ने पूछा और आदमी छोटा क्वेश्चन मतलब समझ के गलती करके आ गए। आपसे क्वेश्चन पूछ रखा था एग्जामिनर, CGL की क्वेश्चन है कि पश्चिमी तट जो है इंडिया में, ये देखिए पश्चिमी तट है। देखिए यहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, एक दिन मुझे कल या परसों एक बच्चे कमेंट किए हैं कि ये प्रायद्वीपीय क्या होता है। प्रायद्वीपीय मैंने कहा पेनिनसुलर, मुझे लगा कि ये हिंदी नहीं समझ रहा होगा तो अंग्रेजी समझेगा भाई। फिर बोलता है ये क्या होता है? तो भैया प्रायद्वीपीय ऐसे जगह को कहते हैं जो 3 ओर से जल के साथ घिरा हुआ हो। अब ये वाली जो खंड आप देख रहे हैं, इससे क्या आशा कर सकते हैं कि ये 3 ओर से तो जल के साथ घिरा हुआ है ना भाई, ये तो जल है, ये तो अरब सागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर की कोना पर भी, तो यहाँ दोनों का मिलन, तो ये भी जल ही माना जाएगा। तो ये वाली जो पोर्शन है ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। आप जो बच्चा बोले थे वो समझ गए होंगे। इसके अलावा आपसे SSC ने क्वेश्चन किया कि ये जो पश्चिमी घाट है इसके उत्तरी छोर को क्या कहा जाता है। अभी इसके लिहाज में हम उत्तरी छोर इधर मानेंगे, तो इसे कोकण तट नहीं कहेंगे भाई। यहाँ गोवा है तो गोवा किसके सहारे? कोकण तट के ना। तो आपको कोकण तट आंसर देना था और बहुत सारे बच्चे गलत करके आ गए, है ना, कि पश्चिमी तट के उत्तर में क्या होगा। उस ऑप्शन में प्रायद्वीपीय भारत भी दे दिया था,
दे दिए, प्रदीप भारत मार दिया आंसर फटाक से, है ना, तो गलती हो गई। इसके अलावा किस फसल को ब्राउन पेपर कहा जाता है? किस फसल को ब्राउन पेपर कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, ब्राउन पेपर भी कहा जाता है, और एक ब्राउन शुगर भी होता है जो ना आजकल जो है धूम मचाया है, ये लोग नशा के लिए इस्तेमाल करता है ना, तो यहाँ नहीं जाइए, ठीक है। अभी आप जो है गोल्डन फाइबर और ब्राउन पेपर को देखिए, तो ब्राउन पेपर और गोल्डन फाइबर जो है ये आपके क्या किसे कहते हैं? जूट को। जूट आपने सन होता है जिससे रस्सी वगैरह और सुतरी के बोरा वगैरह बनता है ना। ये आपके खरीफ फसल का उदाहरण है। अत्यधिक वर्षा की जरूरत होती है और कटने के बाद भी इसे वर्षा की पानी चाहिए या फिर पानी का स्रोत चाहिए, पानी में रख के इसे सराया जाता है ताकि उसका जो है ऊपर का छाल है ना, छाल छीला जा सके, और छाल का ही इस्तेमाल होता है, बीच में सिल्ठी होता है जिसका हम जलावन बनाते हैं, ठीक है मेरे भाई। बिहार का पूर्णिया जिला सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है क्योंकि यहाँ पे पानी ज्यादा होता है। इसके अलावा पानी की स्रोत होती है, वैसे पानी तो और भी जगह होते हैं, किशनगंज वगैरह में भी होंगे। इसके अलावा भारत दुनिया में सबसे बड़ा जूट उत्पादन है, दूसरा स्थान बांग्लादेश का है। कभी पहले बांग्लादेश हुआ करता था, प्राचीन किताब में देखेंगे तो दो चीज आप सुधार कीजिएगा अगर आपके पास पुराना किताब है तो, कि भारत में मोटा अनाज जो है अब सबसे ज्यादा होता है। पहले आपने किताब में अमेरिका देखते होंगे। उसके अलावा भारत में जो है बांग्लादेश में सबसे अधिक जूट होता था, अब भारत में होता है। इसके अलावा लोहा के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान था, अब दूसरा स्थान हो गया जापान को ढकेल के, ठीक है, तो ये सब कुछ सुधार कीजिएगा। इसके अलावा भारत में जूट का मिल सर्वप्रथम कहां लगा? रिसरा में लगा था। रिसरा कहां है? पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा वर्ष 2023 के लिए बिहार राज्य के कुल कितने हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेश्चन। तो इसमें 3 हस्तियों को दिया गया है। 3 हस्तियों में कौन है? एक सुपर 30 के संस्थापक है ना, गणितज्ञ, महान आत्मा है ना, कौन जो है आनंद कुमार सर साहब, तो इनको जो है दिया गया है पद्मश्री। नालंदा के कपिल देव प्रसाद को दिया गया है, ये पेशे से एक बुनकर है जो हथकरघा उद्योग को आगे बढ़ाए हैं, है ना, एक साड़ी पे काम की है, 52 बूटी साड़ी कहते हैं इसको। एक मधुबनी की है ना सुभद्रा देवी, ये पेपर मेसी कला को आगे ले जाने के लिए तीनों जो है पद्मश्री से नवाजे गए हैं। 2023 गणतंत्र दिवस जो 74वें गणतंत्र दिवस थे, ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, 74वें गणतंत्र दिवस था ये, ठीक है, तो इनके अवसर पे बांटे गए हैं, है ना। इसके अलावा वर्ष 2023 के लिए कुल कितने जो हैं आपके अवार्ड पद्म वाला बांटे गए हैं? तो आप कहोगे टोटल 106, इसमें रेशियो है 91, 9 और 6, तो 90, 91, 900, अच्छा 106। इसके अलावा 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो चीफ गेस्ट हैं ये कौन थे भैया? तो ये थे मिस्रा लिखा गया। चलिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत आए थे, ये मिस्रा को मिस्र किया जाएगा, डोंट वरी। इसके अलावा अंटार्कटिक में भारत का दूसरा प्रयोगशाला कौन सा? देखिए पहला प्रयोगशाला आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत बार आंसर भी दे लिया, एग्जामिनर का मूड फिरेगा, दूसरा पूछेगा, आप क्या करोगे? कुछ ले पाओगे उनका? कुछ नहीं। तो दूसरा प्रयोगशाला कौन सा भाई? मैत्री है। कौन सा है? मैत्री। और पहला कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री था, दक्षिण गंगोत्री था, ठीक है। तो मैत्री की स्थापना 1989 में अंटार्कटिका में, ये सेकेंड प्रयोगशाला, पहला भारत सरकार का 1984, दक्षिण गंगोत्री, ठीक। इसके अलावा ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है, आए दिन आप इस पे चर्च सुनते होंगे कि ओजोन परत में छिद्र पाया गया, तो ये कहां पाया गया है? अंटार्कटिका के ऊपर ही पाया गया है ओजोन परत में छिद्र। ओजोन समझ रहे हैं ना, O का 3 इस प्रकार से। इसके अलावा ये समताप मंडल में स्थित है, वायुमंडल की सेकेंड लेयर में है, और प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, जिसपे बैठक हुआ था मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल में। भारत का कुछ और संगठन जिसकी स्थापना वर्ष आपको देखना चाहिए, इसरो की 1969, डीआरडीओ की 1958। इसरो आपका बेंगलुरु में है और आपका जो डीआरडीओ है दिल्ली में। इसरो का सोमनाथ साहब है, डीआरडीओ का आपका जी समीर भी कामत साहब है, जी सतीश रेड्डी साहब का स्थान लिए। हिंडन और टोन्स किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की। यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? यमुनेत्री हिमानी बंदरपूछ से, ठीक है। इसके अलावा यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक बार सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है सोन है। देखिए मैं अपने तरफ से भरसक कोशिश कर रहा हूं कि आप कहीं भी न चूके, बस आप लोगों का साथ चाहिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, है ना। ये पटना के समीप है, जो दक्षिण दिशा से आके गंगा में मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी प्रयाग में मिलती है, जहां से ये गंगा कहलाती है। गंगा 5 स्टेट से बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मैंने बताया ही था, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा बिहार में गंगा के मिलने वाली नदियां कौन कौन से? चूंकि आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंस ही रखती है ये बात। तो घाघरा मिलता है, गंडक मिलता है, बूढ़ी गंडक मिलता है, कोसी और फल्गु मिलता है। कमला नदी नहीं मिलता है। कमला नदी जो है कोसी में पहले मिलती है, फिर कोसी जो है कुर्सेला में बिहार में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से
चलते हैं आगे। बराक, तीस्ता, लोहित, मानस, सुबनसिरी ये सभी के सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र से 2 क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि जब ये तिब्बत में इस ओरिजिनेट होता है तो उसे वहां पर क्या कहा जाता है, और जब भारतीय भूभाग अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है तब क्या कहलाता है। तो तिब्बत में इसे संगपो कहते हैं और जब अरुणाचल प्रदेश में आता है तो इसे देहांग कहते हैं। दोनों बात ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और असम का शोक कहलाता है। माजली नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र पे है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। इसके अलावा नमक सत्याग्रह 1930 में गांधी जी की जब गिरफ्तारी हो गई तो उसके बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो अब्बास तैयब जी किए थे। अब्बास तैयब जी भले ज्यादा फेमस ना हो लेकिन इसे गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपने ओवरऑल इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, इसी स्तर पे गुजरात लेवल पे देखिए तो इसे जो है अब्बास तैयब जी को कहते हैं, है ना। ये भी काफी सक्रिय रोल अदा किए थे आपके गांधी जी के नमक सत्याग्रह में। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब होती है, 12 मार्च 1930 से। कहां से होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये आपका साबरमती आश्रम से होती है। और अभी अभी आपने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, हम सब ने मनाया है, तो ये कहां से स्टार्ट हुआ था, तो इसी साबरमती आश्रम से हुआ था। गांधी जी की पहली सत्याग्रह 1908 में होती है। कहां पे, दक्षिण अफ्रीका में होती है। आप सभी जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना भी किया था, और आपके जो अभी MTS या फिर कोई SSC का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इसके अलावा 1915 में इंडिया वापसी के बाद एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया कि जब गांधी जी वापस आए इंडिया तो उम्र क्या थी उनकी, है ना। तो उम्र जो है 45 से 46 साल के बीच में था। एकदम कंफर्म एग्जैक्ट तो नहीं था क्योंकि 9 जनवरी को आए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को होता है, तो एक एक्यूरेट तो साल में नहीं आएगा लेकिन एक राउंड फिगर से करीब करीब। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो बच्चे फेज 10 या फिर किसी एग्जाम की प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, मैंने एक ही चीज कहना है कि आपने मेरा सारा क्लास अगर आपने देख लिया, सारा क्लास अगर आपने देख लिया, है ना, क्यों नहीं चल रहा भाई, CLASS, है ना, सारा एक पूरा क्लासेस, अगर आपने सारा क्लासेस देख लिया मेरा, जो भी मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड कराता हूं, चाहे कोई सा भी वीडियो आप देख के तो देखिए। आप मुझे ना 2 से 3 महीना समय दे के देखिए, 2 से 3 महीने कंटिन्यू हमारे वीडियो का इंतजार करके पढ़ के देखिए। अगर दूसरे के मुकाबले 2 साल की तैयारी में 2 महीने में नहीं कराऊं ना तो पढ़ना छोड़ दीजिएगा। 100% वाली बात बोल रहा हूं, हवा वाली बात नहीं बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं ज्यादा फेकम फाक करता ही नहीं, और चूंकि इसलिए ना कि ये बिजनेस बनाना ही नहीं है, नहीं तो मैं फेस दिखा के मैं भी सेटअप लगा सकता हूं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि फुल टाइम नहीं देना है, इसमें मुझे सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है जो पढ़ना चाहता है, ठीक है भाई। तो जो जुड़े हुए हैं वो तो फायदा जानते ही हैं। आप लोग पूरे वीडियो देखते नहीं हो, है ना, और फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाती है तब मुझे कहना पड़ता है कि मैं बताया था, तब बच्चे सर्च करते हैं अरे कहाँ बताए थे, लिंक दीजिए, है ना, तब जो है फिर लिंक देना पड़ता है या फिर प्लेलिस्ट का नाम बताना पड़ता है, तब कहते हैं हाँ यार बताया था, तब जाके जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले से करो ना, थोड़ी तो विश्वास करना पड़ेगा ना, दवाई खाने से पहले विश्वास तो करते हैं ना हम, है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आए थे। 17 में पहला सत्याग्रह होता है, वो भी बिहार के चंपारण से। चंपारण सत्याग्रह किस लिए हुआ था, 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध में, नील की खेती से था। 18 में खेरा आंदोलन, गुजरात में है खेरा। 1918 में अहमदाबाद आंदोलन, ये तो नाम से स्पष्ट है गुजरात में है। 1920 असहयोग आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें सभी समुदाय का जोर तोड़ से जो है आपका क्या मिला, सहयोग मिला था। मतलब असहयोग नाम है, अंग्रेज के लिए नाम रखा गया था, इसमें सहयोग मिला सभी समुदाय का, ठीक है। तो असहयोग नाम पे मत जाना कि इसमें किसी का सहयोग नहीं मिला। इसके अलावा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अलावा गांधी जी जब भारत छोड़ो आंदोलन में आगा खां पैलेस तक चले गए तो फिर इसका नेतृत्व लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किया गया था, ये मैं पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। इसके अलावा बनेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, बनेश्वर उत्सव राजस्थान के डूंगरपुर से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसीलिए मैं आपको रख लिया क्योंकि ये ज्यादा फेमस नहीं है। अब जो फेमस है वो तो नीचे बताऊंगा ही। पुष्कर मेला ये भी राजस्थान में होता है, यहाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र जो है ऊंट का जो है मेला लगता है। इसके अलावा पतंग महोत्सव, तरनतर मेला, माधवपुर मेला, ये सभी के सभी कहाँ होते हैं, गुजरात के अंदर होते हैं। इसके अलावा हरिहर क्षेत्र मेला, राजगीर नृत्य महोत्सव बिहार में लगती है। हरिहर क्षेत्र मेला आप सोनपुर मेला को ही कहते हो, है ना, सोनपुर मेला को ही कहते हो। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश का आकर्षण है। हरेली, गौरा गौरी, बस्तर दशहरा, है ना, ये सभी के सभी आपका पोला महोत्सव भी रख लीजिएगा। तो ये सभी के सभी आपके छत्तीसगढ़ के हैं, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा माजुली
महोत्सव, बिहू फेस्टिवल, ये असम का प्रमुख त्यौहार है। अम्बुबाची मेला भी लेटेस्ट वाला में है ना, जो ज़्यादा मतलब मॉडर्न कह सकते हैं। सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड में, हॉर्नबिल, तलूनी फेस्टिवल ये नागालैंड में। हॉर्नबिल अभी आने ही वाला है, 5 दिन के बाद स्टार्ट होने वाली है। 10 दिनवा त्यौहार है, 1 से 10 दिसंबर तक चलेगी। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है जो नागालैंड की राजकीय पक्षी है। इसके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? अब देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम पे हूबहू शीर्षक रख के पुस्तक छापा गया। इसके लेखक है सगारिका घोष। कौन है? सगारिका घोष है ना भाई। इसके अलावा जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की अपनी पुस्तक है उनमें सबसे फेमस है मेरी 51 कविताएं, तो ये ध्यान रखेंगे। वन लाइफ इज नॉट एनफ ये नटवर सिंह की किताब है। आज हमने है ना राजनेता की किताब को यहाँ पे दर्शाना है, तो देखिए जरा। फियरलेस गवर्नेंस के किताब के लेखिका कौन है? किरण बेदी। किरण बेदी किस लिए फेमस है ना? प्रथम क्या बनी थी इंडिया में? आप लोग मुझे कॉमेंट करेंगे। इसके अलावा ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? जयंत घोषाल। ये ममता कौन है? आप सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल की राज्यपाल, तृणमूल कांग्रेस से। इसके अलावा लाल सलाम के लेखक कौन है? श्रीमती ईरानी, जुबीन ईरानी, इसमें जुबीन जोड़ लीजिएगा। इनके अलावा एग्जाम वॉरियर, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, ये दोनों किताब के नाम है, नरेंद्र मोदी साहब की किताब है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा धौलावीरा जो सिंधु घाटी के भारतीय स्थल है किस लिए प्रसिद्ध था उस समय, उस जमाने में? तो जल संरक्षण हेतु धौलावीरा को याद किया जाता है सिंधु घाटी स्थलों में, तो ये ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा जो ये धौलावीरा है ये जल संरक्षण के लिए मैं बताया कि उस समय जो है प्रचलित था। धौलावीरा भारतीय राज्य गुजरात में लूनी नदी के किनारे स्थित है। और लूनी नदी से आपने एक क्वेश्चन और बनाया होगा कि कक्ष किरण में कौन सी नदी विलीन हो जाती है, तो लूनी नदी, ये अलग से जानेंगे। इसके अलावा मैंने बताया कि धौलावीरा एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन साइट है जिसे 3 भागों में विभाजित किए गए थे। अन्य हड़प्पा कालीन साइटों को 2 भागों में विभाजित किए गए थे, लेकिन धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किए गए थे। ये 3 भाग क्या होता था? निचला शहर, मध्य शहर और आपका जो है गढ़, है ना, तो ये 3 भाग है आपके सामने। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक सेकेंड। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये जो ममता है ना, यानी भाई ममता सीएम है पश्चिम बंगाल का, राज्यपाल नहीं है, देखिएगा, है ना, ये तो आप सभी जानते हैं, है ना, छिटक गया था। इसके अलावा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है अब तक, भाई अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही बता दिया था इसको। इसके अलावा यहाँ पर यानी हड़प्पा काल के जो स्थल हैं उनमें से एकमात्र यह स्थल और भी हैं अपने रिकॉर्ड के लिए कि जहाँ पे सीढ़ीदार स्टैंड के साथ खेल का मैदान यानी प्लेग्राउंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आप समझ सकते हैं उस समय में स्टेडियम था, है ना। इसके अलावा लूनी नदी कक्ष किरण में विलय होते हैं, यहाँ पे अलग से भी लिखा है। हड़प्पाकालीन स्थलों में सबसे बड़ी स्थल जो है मोहनजोदारो है, लेकिन जो पाकिस्तान में है इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, लेकिन भारत में जो सबसे बड़ी स्थल है ये राखी गढ़ी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध धमेक स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए धमेक स्तूप से काफी क्वेश्चन आते हैं। ये उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है, यह अशोक के द्वारा बनवाया गया ऐसा माना जाता है। इसके अलावा धमेक स्तूप बनारस में स्थित है। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण भी करवाए हैं जो मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। यहाँ पे एक चीज परंतु लगा है, काम 3 चीज बिगाड़ते हैं अगर मगर लेकिन भैया, तो ये जो परंतु है यहाँ थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया कीजिए। परंतु सांची के स्तूप की खोज करने का श्रेय जो है हेनरी टेलर को दिया जाता है। ये क्वेश्चन अभी आपके एसएससी सीजीएल ने पूछा था कि सांची के स्तूप का खोज किसने किया था? बच्चे ने अशोक मार के आ गया। अरे भाई वो बनवाए थे, खोज नहीं किए थे, ठीक है, तो हेनरी टेलर ने किए थे 1818 में, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो खोज हो गया हेनरी टेलर और बनवाए कौन थे? तो अशोक। चौखंडी स्तूप है, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है ना। अब जो ज़्यादा फेमस नहीं ना, ऐसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे अभी भीतर गांव का मंदिर पूछा गया था, कानपुर में है, इतने ज़्यादा फेमस नहीं, लेकिन प्राचीन काल की है तो पूछे जाते हैं। केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार में है। भरहूत स्तूप ये मध्य प्रदेश में सतना के पास है। ये शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के साथ समय बनाया गया ऐसा माना जाता है। अशोक का नाम कलिंग युद्ध के साथ भी जुड़ा है, 261 BC में होता है। इसके अलावा इसके बाद ही अशोक बौद्ध को अपना लेता है। इसके अलावा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का एक संग्रह जो समान जलवायु परिस्थितियों को साझा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसे हम बायोम कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्रों का एक संग्रह हो जो समान प्रकार की जलवायु क्रिएट करता हो, साझा करता हो, तो ऐसे जो ग्रुप है उसे क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं।
समुद्र के भीतर समुद्री जीवों के द्वारा छोड़ा गया कैल्शियम कार्बोनेट के परत प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान कहा जाता है। आपने कई बार प्रवाल भित्ति का या फिर मूंगे की चट्टान क्या होता है तो आप कहते हो भाई कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है। कौन छोड़ता है? जो समुद्री जीव होते हैं। इसके अलावा दुनिया में सबसे बड़ी प्रवाल कौन है? प्रवाल भित्ति। तो ग्रेट बैरियर रीफ है। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी छोर में है ना, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी छोर में है। देखिए बच्चा जानते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। अगर उत्तरी दक्षिणी नहीं जानते हैं तो गलती हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने जमाने में एक क्वेश्चन देखा है कि सहारा मरुस्थल कहाँ है। अब ऑप्शन में नीचे में है उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका। अब मान लीजिए सिर्फ अफ्रीका ही याद किया होता तो क्या क्वेश्चन बनता है ना। तो थोड़ा बहुत और भी जागरूक होकर पढ़ें। इसके अलावा किस क्षेत्र अथवा किसी खंड विशेष में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उसे फ्लोरा कहते हैं, और किसी क्षेत्र या कालखंड या फिर क्षेत्र विशेष में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसे फौना कहते हैं। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं वहां भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा पहाड़ी ढलान पर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं, या इसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं, काट छांट कृषि कहते हैं, या इसे पूर्वोत्तर भारत में ओवरऑल झूम कृषि कहते हैं, झारखंड में कुरुबा कहते हैं, और भी अन्य स्टेट में अन्य नाम से जानते हैं, जैसे बीदर जो है दहिया, ये आपका कहाँ कहते हैं? मध्य प्रदेश के। इसके अलावा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसमें स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को लाना था। इसके कार्यकाल 1969 से 74 थे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इन्हीं के काल में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 1974 में पहली बार परमाणु का नाभिकीय परीक्षण पोखरण में हुआ था। 74 में पाकिस्तान के साथ 1971 में बांग्लादेश के मामला पे युद्ध हुआ था। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भी 1969 में हुआ था। ये भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी पुरस्कार है। इसके अलावा उसी साल जो है नासा के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे पहुंचा था। ये बात कब हो रही है भाई? 1969 की हो रही है, 1969 की हो रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले 3 वार्षिक योजना चलाया गया जिसकी अवधि 1966 से 1969 था। इसे योजना अवकाश कहा गया है, योजना अवकाश कहा गया है। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमार के मॉडल पे, दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस पीसी महालनोबिस के मॉडल पे, तीसरी पंचवर्षीय योजना सुब्रमण्यम या चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित है, चौथा पंचवर्षीय योजना एलन रुद्र मॉडल पे आधारित है। तो ये कम से कम 4 जरूर याद रखें, आपके मॉडल काफी आते हैं। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना कौन बनाते थे? तो योजना आयोग बनाते थे। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। 2015 में टर्मिनेट करके इसके जगह पे नीति आयोग को लाया गया। अब योजना नहीं बनाए जाते इंडिया के अंदर। इसके अलावा यूरोपीय देश लाटविया की राजधानी कहाँ है? तो लाटविया की राजधानी जो है रीगा है। कहाँ है? रीगा है। अब आपके सामने यहाँ पे जो है एक राजधानी वाला पेज देख रहा होगा, ये रीगा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लाटविया कहाँ गया, ये देखिए रीगा है। इसकी मुद्रा की बात करेंगे तो ये भी यूरो अपनाया है। आपसे मैंने बताया था कि अभी कितने यूरोपीय देश में जो है आपका ये यूरो चलता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। आपके पास ऑप्शन है 18, 19, 20, 21। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। यूरोपीय देश में कितने यूरोपीय देश वर्तमान में यूरो मुद्रा को मान्यता दिए हैं, है ना। चलते हैं, ये आपके सामने है, आपकी पीडीएफ दूंगा ही, देख लीजिएगा। लग्जमबर्ग बहुत ज्यादा अमीर है। यहाँ की राजधानी लग्जमबर्ग ही है। यहाँ की मुद्रा भी यूरो है। इसके अलावा पाउंड स्टर्लिंग यूनाइटेड किंगडम, है ना। लंदन जिसे हम कहते हैं ब्रिटेन, है ना, लंदन इसकी राजधानी इंग्लैंड की, है ना। इसके पाउंड स्टर्लिंग है, काफी महंगा मुद्रा होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसके हिसाब से नहीं, अमेरिकी डॉलर के हिसाब से होती है। ठीक है, तो ये कुछ राजधानी जरूर देखेगा क्योंकि बिहार की एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य होगी? तो भैया मैंने आपको एक एक बात मौलिक कर्तव्य में बता दिया है, जो 11 अलग अलग हैं, आपको सब देखना है ना। देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, 51 के ए के सी में कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना, ये आपके मौलिक कर्तव्य के 51 के ए के सी में या 3 में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये 11 है, आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और मैं आज से नहीं
कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से बता रहा हूँ कि आप जरूर याद कर लें। एग्जामिनर आपके 19 आर्टिकल हैं, इसको भी अलग से जो है खोद के पूछेगा कि 19 के जो है सी बताओ, 19 के डी बताओ, ई बताओ, तो आपको याद होना चाहिए। और ये 51 वाला याद होना चाहिए। डीपीएसपी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जरूर याद होनी चाहिए, है ना भाई, तभी जो है आपकी मेरिट लायक नंबर आएगी। नहीं तो अगर ये क्वेश्चन जो मैं अभी यहाँ पे रखा हूँ 100 में से 85 बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि वो जो है 51 ये मौलिक कर्तव्य तो याद कर लिया है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको ग्रीस लगा के जो है गाड़ी चलाना है ना भाई, तो गलती करेगा, तुक्का मारेगा। तो तुक्का हर जगह सही नहीं होता है, 10% केस में तुक्का अगर किस्मत सही रहा तो सही होता है। मेरा तो ऐसे ही होता है, आप लोगों का पता नहीं, ठीक है। तो पढ़ के जाए ज्यादा बेटर है। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, कैसे जोड़े गए, मैं आज नहीं कई दफा बता चुका हूं। 1976 में जोड़े गए। संवैधानिक संशोधन 42वां था, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे था। स्वर्ण सिंह समिति 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य रिकमेंड किए थे। जोड़े कितने गए, 10 प्रकार के। अभी हैं कितने, 11 प्रकार के। 11वां कब आया, 2002 में आया। कौन से संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा से संबंधित, ये सब ध्यान रखेंगे। अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और आपका जो है समाजवादी शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था। और संपत्ति के अधिकार को 1978 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया था। 2022 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मानसी गिरीश चंद्र जोशी का संबंध किससे है भाई, पैरा बैडमिंटन से है मानसी गिरीश चंद्र जोशी, जिसे 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए 2022 में टोटल 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से होता है, जो भारत में खेल के सेक्टर में एक अच्छे खासे पुरस्कार है। इसके अलावा कुछ अन्य खिलाड़ी जिसे अर्जुन पुरस्कार 2022 में दिया गया है, किस खेल से संबंधित है जरा देख लीजिए। श्री स्वप्निल संजय पाटिल पैरा तैराकी से, जर्लिन अनिका ये बधिर बैडमिंटन से, बधिर मतलब समझ रहे हैं ना, डिफ वाला। श्री तरुण ढिल्लो ये पैरा बैडमिंटन से। श्री सागर कैलाश ओवलकर मलखंब से। ये चारों अगर क्वेश्चन इस सेक्टर से आता है तो ये चारों से आने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिजेबल्ड पर्सन होके भी देश के लिए पदक जीत लेना ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। इसके अलावा है ना, हमारे यहाँ तो थोड़ा सा चोट लग जाए तो घर में ही बैठेंगे, जब तक चल रहा है भाई। इसके अलावा भारत में खेल के क्षेत्र में दी जाने वाली प्रमुख पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, है ना, द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, ये 3 प्रमुख पुरस्कार है। जिसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में कुछ खास है, क्योंकि ये पुरस्कार सिर्फ कोच को ही दिया जाता है, किसी खेलते हुए खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पे लिखा भी है। इसके अलावा ये जो है आपका ये 2021 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुआ था। 2022 के लिए यह पुरस्कार शरद कमल को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद वाला इकलौता टेबल टेनिस खेलते हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, सभी जानते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से 8 स्थान जुड़े हुए हैं, जिसे क्या कहा जाता है ना, जिसे जो है आपका 8 स्थान जो है इनके इंपोर्टेंट हिस्से जिसे हम एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो उन 8 स्थानों में कौन सा स्थान नहीं आता है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिनर ने कर लिया, मान लो, ठीक है। तो उसमें एक पाटलिपुत्रा नहीं आता है। तब सवाल आता है कि ये 8 स्थान कौन से हैं जो एक कड़ी में महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं, जो एक महत्व के माने गए हैं। तो ये 8 स्थान है आपका, है ना, जिसे महास्थान भी कहा जाता है, 8 महास्थान। ये आपका लुम्बिनी है, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, राजगीर और वैशाली। ये 8 जो है आपके स्थान है जो महात्मा बुद्ध के 8 महास्थान में जुड़ा हुआ है। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध के जन्म होते हैं, नेपाल में है। बोधगया ज्ञान की प्राप्ति होती है, बिहार में है। कुशीनगर महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है और मृत्यु वाली घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है, उत्तर प्रदेश में है। श्रावस्ती यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिया था, जो उस समय कौशल महाजनपद जहाँ की राजा जो राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे, उंगलीमाल डाकू वाला आपने कहानी पढ़ा होगा, इसी के काल में था, है ना, प्रसेनजीत के काल में, है ना। तो वहाँ पे सबसे अधिक उपदेश दिए थे, लेकिन पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। प्रथम बौद्ध संगति आपका राजगीर में हुआ था, इसलिए राजगीर फेमस है, अजात शत्रु ने करवाया था। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, ये भी, और महावीर ने प्राकृत भाषा में। महात्मा बुद्ध के गुरु से क्वेश्चन आते हैं, तो महात्मा बुद्ध का गुरु जो है अलर कलम था, ठीक है भाई। अब हम आते हैं विज्ञान वाले पोर्शन में, जैसा कि मैंने बताया था कि अब विज्ञान को लास्ट में देखेंगे।
इसमें विज्ञान के तीनों खंड से होंगे क्वेश्चन, भौतिक, रसायन और आपका जीव विज्ञान। पहला प्रश्न है, नौ संचालकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए सोनार, रडार, आपने दो चीज ज्यादा सुना होगा और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड भी किए होंगे, तो उनसे जो क्वेश्चन बन पड़ते हैं आप यहाँ पे देखेंगे। तो नौ संचालकों का इस्तेमाल किया जाने वाला जो सोनार होता है ये प्रतिध्वनि के सिद्धांत, इको, मैक में नहीं बोलते, यानी इको बढ़ा दी, गूंजते, है ना, तो ये जो है आपका प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसे हम इको कहते हैं। इको मैक आपने देखा होगा, एक बार बोलिए 5 बार गूंजता है ना। इस प्रकार से ध्वनि तरंग के प्रतिध्वनि के लिए क्या जिम्मेवार है भाई? परावर्तन। किसी चीज से टकराएगा तब तो रिपीट मतलब वापस आएगा ना भाई, तो परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज से टकरा के वापस सेम दिशा में आना जहां से गया था, ठीक है, तो ये परावर्तन। तो अर्थात सोनार किस पे काम करता है? या तो प्रतिध्वनि पे करता है या परावर्तन पे करता है, दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि प्रतिध्वनि के लिए परावर्तन आवश्यक है। समझ रहे हैं? स्टेथोस्कोप जो होता है, डॉक्टर के पास जो आला होता है, कान में लगा के देखते हैं, ये भी परावर्तन के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। इसके अलावा सोनार का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है। सोनार का फुल फॉर्म नाविक के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, डूबी हुई वस्तु वगैरह की पता भी लगा लेते हैं इससे। इसके अलावा सोनार में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो लघु तरंग का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा, पादप वायरस के न्यूक्लियक अम्ल में क्या पाया जाता है? जैसे आप जानते हैं कि वायरस में न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के खोल में न्यूक्लिक अम्ल बंद होते हैं, वैसे न्यूक्लिक अम्ल मेन रूप में प्रोटीन ही है, ठीक है, फिर भी, है ना। तो आप जानते हैं कि पादप वायरस भी होता है, जीव वाला वायरस भी होता है। तो जो पादप वायरस होता है उसके न्यूक्लिक अम्ल में सिर्फ आरएनए पाया जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड एक होता है और एक डीएनए होता है, डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो आरएनए पाया जाता है आपके पादप वाले वायरस में। वायरस की खोज कौन किया था? इवान वस्की ने किया था। सबसे पहले तंबाकू के पत्ता पर टीएमवी वायरस नाम दिया गया था, है ना। इसके अलावा वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच का करी भी कहते हैं, और इसको सजीव और निर्जीव के बीच में करी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अगर किसी मृत कोशिका में आ जाए, मान लीजिए प्लास्टिक के संपर्क में आ गया, तो ये जो है सांस लेना भी बंद कर देता है, सांस भी नहीं लेता है। और जैसे ही मान लो मवेशी के संपर्क में आ गया, तो मवेशी लाइव है ना, जिंदा है, अब सांस लेना स्टार्ट हो गया और अपना कारनामा दिखाना भी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जब तक डेड कोशिका के संपर्क में रहता है, डेड जैसे ट्रीट करता है, जैसे ही लाइव सेल के संपर्क में आता है, लाइव जो है सेल करने का मतलब जंतु जीव भैया, है ना, तो स्टार्ट हो जाता है इनके। इसीलिए जो है सजीव और निर्जीव के बीच का करी कहा जाता है, और परजीवी के श्रेणी में हम इसे रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब ये लाइव सेल के संपर्क में आएगा तभी जो है ये सब चीज एक्टिव होता है, नहीं तो ये मरा पड़ा रहता है, तो इसे हम परजीवी ही कहते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहता है। इसके अलावा इसमें 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। वायरस में प्रोटीन की खोल होती है, उसे कैप्सिड कहा जाता है, जिसमें ये न्यूक्लिक अम्ल बंद होता है। इसके अलावा जब वायरस की आकृति पूछा जाएगा तो जीवाणु से भी छोटे होते हैं, ठीक है। जंतु वायरस में न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसमें डीएनए होता है, और पादप वाले में इस क्वेश्चन का जो बेस था आरएनए होता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है और साइनोफेज क्या होता है, आपने कई बार पूछा होगा, कई बार एग्जाम में अटेंड भी किए होंगे। तो जो बैक्टीरियोफेज होती है ना, वैसा वायरस जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके उसे भक्षण कर लेता है। एक सेकेंड, खांसी आ गया था। बैक्टीरियोफेज जो है वैसा वायरस जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसके अलावा वायरस के कारण चेचक, छोटी माता, ये सब बीमारी होते हैं, आप सभी जानते हैं। साधारण सर्दी जुकाम भी वायरस के कारण ही होता है। इसके अलावा अर्धचालक में तापमान के बढ़ने पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो जो सेमी कंडक्टर है उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। तापमान के बढ़ने से किसी कंडक्टर की चालकता घट जाती है। यहाँ पे बात हो रही है सेमी कंडक्टर की, ठीक है, अर्धचालक की। लेकिन जो प्योर चालक है, जो सुचालक होते हैं जनरली, जो चालक हैं, वो जो है तापमान आप बढ़ाइएगा तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन कैरी करने की गुण है, कंडक्टिविटी है, चालकता है, वो घटेगा, ठीक है भाई। इसके अलावा चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी किसी चीज की रेसिस्टेंसीय वैल्यू अगर अधिक है तो उसकी जो है कंडक्टिविटी वैल्यू कम होगी। अगर किसी चीज की चालकता अधिक है तो रेसिस्टेंस जरूर ही कम होगा। इसके अलावा प्रकृति में सबसे अधिक सुचालक क्या होता है? चांदी होता है। चांदी पे जंग लगते आपने जनरली नहीं देखा होगा, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा अच्छा चालक होता है, ठीक है भाई। दूसरे स्थान पे तांबा है, तांबा में भी जनरली जंग जल्दी नहीं लगता है। इसके अलावा
सोना और चांदी मुक्त अवस्था में पाई जाती है और तांबा मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। अब मुक्त अवस्था क्या है, संयुक्त अवस्था क्या है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। सोना अगर आपको पानी में मिलेगा तो भी शुद्ध ही मिलेगा, सोना और चांदी, ठीक है। ये ओर के रूप में जनरली नहीं मिलता है, इसे शुद्ध नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो आपका तांबा है ये शुद्ध भी मिल सकता है और ओर के रूप में भी मिल सकता है। लोहा हमेशा ओर के रूप में ही मिलता है, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट इत्यादि। तो लोहा अयस्क के रूप में पाया जाता है। सोना और चांदी शुद्ध मिलता है, इसलिए इसे मुक्त अवस्था कहा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आपके उपधातु हैं या सेमीकंडक्टर हैं, तो 7 हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह। अर्धचालक सिलिकॉन का इस्तेमाल किस में होता है, सोलर सिस्टम में होता है। इसके अलावा चिप बनाने में होते हैं, जो आपके मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप में लगे होते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली कहां पे है, बेंगलुरु के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान 197 है और यदि इसमें प्रोटॉन की संख्या 79 है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। आपने सूत्र तो पढ़ रखा है ना कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आपको परमाणु द्रव्यमान 197 दे रखा है, बराबर क्या होगा 79 प्लस न्यूट्रॉन। यहां से न्यूट्रॉन निकलना है, 79 आप घटा दोगे, जो भी आपका आंसर आएगा 17 18 118 आ जाएगा, है ना। 118 आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। इस प्रकार से घटा के देखिएगा। इसके अलावा परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहां होता है, चक्कर लगा रहा होता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहते, किसे कहते हैं, किसी भी कक्षा के सबसे आउटर मोस्ट लेयर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसके अलावा ऐसे 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो सकते हैं तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, 3 होते हैं, प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, इस प्रकार से। इसके अलावा किसी भी परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो सकती है, तो 2n² हो सकती है, जहां n क्या है, कक्षा की संख्या है, यानी उस कक्षा के वर्ग की दुगुना होती है। जैसे पहली कक्षा तो 1 का स्क्वायर 1 गुने 2 तो 2 गो होगा, दूसरी कक्षा तो 2 का स्क्वायर 4 गुने 2 8 गो होगा, तीसरी कक्षा 3 का स्क्वायर 9 गुने 2 18 गो होगा, इस प्रकार से। इसके अलावा कोशिका के नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। कोशिका के नाभिक की खोज, न्यूक्लियस की खोज, है ना, जहां पे आपका जो कोशिका की इंफॉर्मेशन होती है वो पाया जाता है ना। बहुत सारे कोशिका में नाभिक नहीं भी होते हैं, केंद्रक नहीं भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं होती है, मैंने पढ़ा रखा है। तो वहां पे कहां पे उसका जो है आनुवांशिक पदार्थ एकत्रित होता है ये भी मैं बता रखा है, ठीक है भाई, है ना। तो जहां होता है और जो खोज किए हैं, ये खोज करने का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था और तत्पश्चात 1674 में ल्यूवेन हॉक ने किया था कोशिका की खोज। एक बच्चे ने कॉमेंट किया है कि 1683 में जो है ल्यूवेन हॉक कोशिका की खोज किया था। अरे उस समय उस पर ज्यादा डिटेल ज्ञान दिया था, लेकिन खोज करने का श्रेय 1674 में ही दिया जाएगा और एसएससी ने इसे ही आंसर माना है, ठीक है। इस बार के एमटीएस में भी पूछा गया था, तो आप सुधार लीजिएगा जहां से भी आप देख लिए हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा क्योंकि कोई जो है बहुत ज्यादा रिफाइन करके आपको दे देगा, तो ज्यादा रिफाइन जो है एसएससी के सामने नहीं चलता है या फिर एग्जामिनर के सामने नहीं चलता है, वो दूसरा स्टेप आपको बता दिया। वैसे ही एक दिन एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो निजी तत्व के द्वारा रेडियो का इंस्टॉलेशन है 1927 में किया गया था, फिर ये बढ़ता गया, 1930 में अलग नाम से हो गया, 1936 में अलग नाम से, 1957 में अलग नाम से। पहले निजी तत्व के द्वारा, फिर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हो गया, फिर ऑल इंडिया रेडियो हो गया, फिर 1957 में आकाशवाणी हो गया। एक बच्चे ने बताया कि 1942 में रेडियो की जो है स्थापना किया गया था। सर अरे सर कहां से देख लेते हो, पता ही नहीं चलता। चलिए, कोशिका के 2 प्रकार के होते हैं। 1942 में जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है लॉन्च किया गया था भाई, वो सार्वजनिक रेडियो नहीं थी, है ना। तो ऐसा होता है। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, है ना। इसके अलावा कोशिका में कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। सबसे पहले कोशिकांग किसे कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। तो जो कोशिका में, है ना, बहुत सारे अंग जो है आपके जेली वाले जो द्रव होते हैं उसमें जो बैठे होते हैं, मान लीजिए बीच में द्रव है और यहाँ पे जो होते हैं अलग अलग पार्ट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तो उसे क्या कह देते हैं, कोशिकांग कह देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीज का अलग अलग नाम है, उपनाम आप जरूर ध्यान रखें। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, राइसोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस या पुलिसमैन कहते हैं। इसके अलावा कोशिका झिल्ली जो है ये सभी प्रकार के जंतु में पाए जाते हैं। सभी प्रकार कहने का मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में, लेकिन कोशिका भित्ति जो है सिर्फ यहाँ पे उल्टा लिखा गया है। एक सेकेंड, मैं इसे सुधार देता हूँ।
हाँ, तो जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ जो है पादप कोशिका में ही पाई जाती है, सुधार दिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाई जाती है, मैंने आपको कहा है माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है जनरली पादप की कोशिका की फॉर्म होती है और इस जो है गरीबी छाई रहती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा उत्पन्न करती है क्या कहलाती है, तो दहन अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा, देखिए अभिक्रिया के फॉर्मूला से कई प्रकार के जो है आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा की प्राप्ति होती है उष्मा क्षेपी कहलाता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा की लॉस होती है यानी उष्मा को लेके ही अभिक्रिया कराई जाती है तो उष्मा सोखी कहलाती है, इसमें उष्मा निकलेगा नहीं, एब्जॉर्ब भी होता है उल्टा। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण के दूसरे फार्मूला भी होते हैं कि इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग भी ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अगर इन सब का एग्जाम्पल भी लिया जाए, जैसे अगर आप उष्मा क्षेपी और उष्मा सोखी को देखेंगे तो उष्मा क्षेपी क्या होता है, उष्मा प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड यानी जिंदा चूना को जल से प्रतिक्रिया करा दीजिए तो जो आपका प्रोडक्ट है ये CaOH हॉल ट्वाइस बनेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा और इस प्रोसेस में आपको हीट की प्राप्ति होगी। आपने चूना का घोल काफी बार बनाया होगा, अभी दिवाली जाके गया है, बनाए होंगे तो बाल्टी गर्म हो जाता होगा, ठीक है। तो ये हो गया उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा सोखी अभिक्रिया की बात करेंगे तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट पे जब हीट प्रोड्यूस करते हैं, गर्म करते हैं, तो इस वाले जो अभिक्रिया है इसमें आपका जिंदा चूना प्राप्ति हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो ये प्रोसेस जो है ये क्या हो गया, इसमें जो है उष्मा लेके अभिक्रिया हुआ है और निकला तो हीट नहीं है, तो इसे कहते हैं उष्मा सोखी, ठीक है मेरे भाई। बाद में कि हमने जो आपका अभिकरण है, ऑक्सीकरण है, ये सब बता चुके हैं पहले। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों एक के साथ होगा तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। न जाने कितने हजार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। अल्पाइन और नूबियन किस जंतु के संकर नस्ल हैं, है ना, तो ये बकरी के संकर नस्ल है। इसे डायरेक्ट याद ही रखा जा सकता है क्योंकि इसमें तो और कुछ क्लू नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा, है ना। अल्पाइन वृक्ष का नाम भी होता है भाई, है ना। तो अल्पाइन और न्यूबियन जो है ये बकरी के संकर नस्ल है। साहिवाल, नागौरी, है ना, निमारी आपके बिहार दरोगा 2021 या 20 में पूछा गया था, मिला लीजिएगा, है ना, याद है मुझे। तो ये निमारी जो है गाय की उन्नत किस्म के नस्ल हैं। मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, मेहसाना, नागपुरी, ये सभी के सभी भैंस के उन्नत किस्म है, ठीक है। अब ये गाय भैंस बकरी हो गया। अब हम आते हैं गेहूं पे। गेहूं काफी ज्यादा जो है डिमांड में है। जैसे अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि 2021 में किस देश को सबसे अधिक गेहूं की निर्यात की गई, तो बांग्लादेश आंसर था। देखिए गेहूं पर जो है निर्यात पे रोक भी लगाया गया था। गेहूं जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज बनते जा रहा है और इस बार के भाव भी आप देख रहे हैं गेहूं के जो है काफी भाव में, मतलब काफी हाई में चल रहा है ना। तो गेहूं से क्वेश्चन आपसे आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो DBW 370, DBW 47, यानी जो भी DBW वाला शब्द लगे रहेगा तो समझिएगा ये गेहूं की प्रजाति की बात हो रही है। इसके अलावा पूसा यशस्वी, ये भी गेहूं का फॉर्म है। करण नरेंद्र 222, है ना, ये DBW 222 भी कहलाता है या फिर करण नरेंद्र कहलाता है। ये भी गेहूं की उन्नत किस्म है, ध्यान रखेंगे। और उन्नत किस्म वाला जो HYV होता है उसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, हाई यील्डिंग वेराइटी होता है। इसी के कारण तो नॉर्मन बोरलॉग को आपका पुरस्कार मिला था, नोबेल वाला। इसके अलावा न्यूलैंडस के द्वारा 1865 में दिया गया अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू होता है, तो कैल्शियम तक लागू होता है। अष्टक का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक तत्व के जो गुणधर्म है वो 8वें तत्व के गुणधर्म से मैच करता है। लेकिन ये बात कहां तक सत्य निकली, कैल्शियम तक। इसके अलावा मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, 63। सजीव जगत को 5 भागों में किसने बांटे हैं, व्हिटकर ने। कौन कौन से जगत है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। हम लोग किसमें आते हैं, प्लांटी में ना, नहीं भाई एनिमिलिया में, हम लोग एनिमल है। इसके अलावा द्विनाम पद्धति का जनक कौन है भाई, कैरोलस लिनियस, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर आपको लग गया हो कि जो है इसमें मेहनत वगैरह लगते हैं मेरे भाई, तो जरूर 1-2 बच्चे को शेयर करके जो है ये चैनल आपका है दोस्तों, इसको बढ़ाने या फिर बिगाड़ने की जिम्मेदारी भी आपके हाथ में ही है। और अगर आप PDF के लिए इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप WhatsApp पे बात कर सकते हैं हमारे सारे PDF स्कीम के लिए। जय हिंद दोस्तों।